मगरबी बंगाल उर्दू अकेडमी के इश्तराक से शोबा उर्दू लाल बाबा कॉलेज हावड़ा बेलूर मठ में 2 रोज़ा कौमी सेमिनार गुज़श्ता 20 और 21 अगस्त 2022 को मुनक़्क़द किया गया। इस सेमिनार का मौजू था उर्दू अदब की तहरीकात, जो बहुत ही तर्ज व एहतराम के साथ इख्तिताम पज़ीर हुआ। इस 2 रोज़ा कौमी सेमिनार में कमोबेश 29 मुकाले पढ़े गए। इस प्रोग्राम के रूह रवा इस कॉलेज के इंचार्ज शोबा उर्दू डॉक्टर मोहम्मद राशिद और हिंदी शोबा के प्रिंसिपल डॉक्टर संजय कुमार के सर जाता है। डॉक्टर मोहम्मद राशिद ने इस मौके पर 2 किताबों का इज़्रा भी किया। एक किताब का नाम है मतवस्त तबके के मसाइल राजेंद्र सिंह और एक किताब का नाम है असालीब। आइए सुनते हैं कि मौजूद मेहमानान ने और मुक़र्ररीन ने और पढ़ानेकारों ने क्या कुछ कहा। This today's discussion will achieve great success. There are 4 technical sessions. A topic-based discussion will continue in the technical session. We have participated in this opening ceremony, but I think all of us may not be able to understand all technical discussions. We are very happy to organize such a prestigious seminar. We express our special thanks to the West Bengal Urdu Academy for जानते हैं उन बच्चों को बताना हमारा मकसद है कि या उर्दू एकेडमी का मकसद है कि अदब में क्या हो रहा है, अदब को कैसे फ़रोग़ हासिल हो रहा है। हमारे क़ुदमा, हमारे बुज़ुर्ग, उन्होंने किस तरह से अदब की खिदमत की है। हमें उन राहों पर चल कर के आज भी ज़रूरत है कि उर्दू ज़बान अदब की हम खिदमत करें। यही हमारा मकसद है, ये उर्दू एकेडमी का मकसद है। सर, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में इस वक्त कितने स्कॉलर हैं जो अभी पढ़ रहे हैं? स्कॉलर देखिए पीएचडी कर रहे हैं जो उनके ये तो मेरा ताल्लुक़ तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से है नहीं, बल्कि आपको जानकर हैरत होगी कि मैं 2009 से जो है कोशिश कर रहा हूँ मैं पीएचडी करवाऊँगा, लेकिन यूनिवर्सिटी का शुबा उर्दू रखना डाल रहा है और मुझे जो इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा है कि मैं पीएचडी कराऊँ। जबकि मेरा जो प्रोफाइल है, मेरी अभी तक के 14-15 किताबें हैं, मेरे 100 मकाले शाये हो चुके हैं, मैं अभी तक के 100 से ज़्यादा सेमिनार अटेंड कर चुका हूँ। बावजूद इसके जो है शोबा उर्दू जो है दूसरे असातिज़ा को ये मौका फ़राहम नहीं कर रहा है। मैं तो ये चाहता हूँ कि जबकि यूजीसी का नॉर्म्स है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी का भी नॉर्म्स है कि जिस हमारे कॉलेज में जहाँ सिर्फ फ़िज़िक्स में या ज़ूलॉजी में या माइक्रोबायोलॉजी में वहाँ के असातिज़ा पीएचडी करवा रहे हैं, तो हमारे यहाँ तो भाई एमए का शोबा है, हम लोग पीएचडी क्यों नहीं करवा सकते हैं। आपको जान के हैरत होगी कि आप अगर दूसरी यूनिवर्सिटी में नज़र उठा कर देखें तो वहाँ जो है बच्चों की लंबी कतार नज़र आती है कि बच्चे पीएचडी नहीं कर पा रहे हैं। भाई आप एक बच्चे को डिप्राइव नहीं कर सकते हैं। मैंने 2009 में एक तहरीक चलाई थी कि भाई हमारे यहाँ उर्दू में एमए का शोबा कायम होना चाहिए, इसलिए कि बच्चे डिप्राइव हो रहे थे। आज कम व बेश जो है 400 बच्चे ऑनर्स में कामयाबी हासिल करते हैं। तो क्या कलकत्ता यूनिवर्सिटी 400 बच्चों का दाखिला लेती है? ये तो मकाम शुक्र है, अल्लाह का करम है कि हालिया यूनिवर्सिटी में शोबा कायम हो गया। इसके अलावा देखिए हुगली मोहसिन कॉलेज में है, टीडीपी कॉलेज में है, बीबी कॉलेज में है। यहाँ से जो बच्चे फारिग हो रहे हैं, एमए कर रहे हैं, जैसे टीडीपी कॉलेज में एमए का शोबा है, उसके अलावा हुगली मोहसिन कॉलेज में एमए का शोबा है, मौलाना आज़ाद कॉलेज में है, आलिया यूनिवर्सिटी में है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में है। यहाँ से बच्चे जो एमए कर रहे हैं हर साल, मेरा ख़्याल है कि इन तमाम कॉलेज या यूनिवर्सिटी से मिलाकर के 150 बच्चे 200 बच्चे एमए कर रहे हैं। ये क्या तमाम बच्चों को पीएचडी का मौका मिलता है? मौका मिलना चाहिए। आपको यह हक नहीं पहुंचता है कि आप किसी एक बच्चे को भी डिप्राइव करें, वो बच्चा जो है यहाँ पीएचडी या एमफिल नहीं करे। यहाँ के बच्चे बैरून रियासत में जा रहे हैं, उन्हें मौका नहीं मिल रहा है। हम उर्दू वाले कब सोचेंगे कि हमें उर्दू का कब भला करना है? ये हमारे बच्चे हैं जो आज उनको मौका नहीं मिला पीएचडी करवाने का, मौका मिलना चाहिए। कौन लोग हैं जो रोक रहे हैं? शोबा उर्दू कलकत्ता यूनिवर्सिटी रोक रहा है, इसके पहले भी रोका जाता, आज भी रोका जा रहा है। शुक्रिया सर। जमीर साहब, आपने मैंने सेमिनार के आगाज़ में ही कहा
कि मुशायरा वगैरह पे लोग उंगलियाँ उठाते हैं। मुशायरा के साथ साथ एकेडमी ढेर सारी तरक्याती काम भी कर रही है, डेवलपमेंट के काम कर रही है, तो उसके बारे में डिटेल। देखिए, मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी का मकसद है उर्दू ज़बान को फ़रोग़ देना। ज़ाहिर है कि उर्दू ज़बान को फ़रोग़ देने के लिए बहुत सारी तकारीब का इनेकाद किया जाता रहा है। मिसाल के तौर पे मुशायरे होते हैं, सेमिनार भी होते हैं। उसके साथ साथ उर्दू एकेडमी मगरबी बंगाल बच्चों को बुक ग्रांट के तौर पे 5,000 रुपये फी स्टूडेंट्स दिया करती है। तकरीबन 1 करोड़ रुपये का इसमें हमारा खर्च आता है। उसके अलावा स्कॉलरशिप भी जो है 1 करोड़ रुपये के आसपास जो है उर्दू एकेडमी बच्चों को दिया करती है। मगरबी बंगाल में 69 जगहों पर कोचिंग क्लासेस हो रहे हैं ताकि वो बच्चे जो किसी तरह कमज़ोर हैं, बिलखुसूस साइंस वगैरह में, फिज़िक्स है, फिज़िकल साइंस है, लाइफ साइंस है या मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, उर्दू है, उन बच्चों को जो है माहिर असातिज़ा की निगरानी में उन्हें ज़रूरत तालीम से आरास्ता पैरास्ता किया जाता है। उसके अलावा WBCS कोचिंग क्लासेस भी होते हैं ताकि वो हमारे बच्चे जो है सिविल सर्वेंट बन सके। अभी जो वक्त है, जो हालात हैं, इसमें सिविल सर्वेंट बनना बहुत ज़रूरी है ताकि हम आगे की तरफ अपनी कौम को ले जा सकें। तो कई वर्षों से चल रहा है, कुछ अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं? यकीनन रिज़ल्ट तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ जो बच्चे जो फारिग होते हैं, हम लोग स्कॉलरशिप के लिए जब बच्चों की स्क्रूटनी करते हैं तो आप यकीन जानिए उन बच्चों को ही स्कॉलरशिप दे पाते हैं जो अबव 80% मार्क्स ला रहे हैं। तो आज अगर अबव 80% मार्क्स कोई बच्चा लाता है, इसके मानी ये हुआ कि यकीनन वो बच्चा जो है उसके अंदर कुछ सलाहियत है, अपनी सलाहियत की बुनियाद पर जो है या कोचिंग क्लासेस की वजह से वो बच्चे कामयाब और कामरान हो रहे हैं। सर, एक सवाल है, समुंदर में कूदे को भरना, समुंदर में कूदे में भरना, तो इस तरह के जो प्रोग्राम हो रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत टफ मौजू है जो उर्दू अदब की तहरीकात, इस हवाले से आप इस तरह के प्रोग्राम से क्या पैगाम देना चाहते? देखिए, मैंने इससे कबल भी इब्तिदाई जलसे में कहा था कि मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी हिंदुस्तान के वाहिद एकेडमी है जो कॉलेजेस को सेमिनार के लिए फंडिंग करती है। जाहिर है कि इस साल जो है कमोबेश 24-25 कॉलेजेस को जो उर्दू एकेडमी ने फ़ंड दिया है। अब 24-25 कॉलेजों में जो सेमिनार होंगे तो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे होंगे। आप मिसाल तो आप अगर उर्दू तहरीकों के हवाले से गुफ्तगू करें तो उर्दू तहरीकात पर अनवर सदीद की किताबें हैं और दीगर बहुत सारे मुसन्निफ़ीन की किताबें पाई जाती हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतनी मोटी किताबें हमारे बच्चे आजकल पढ़ना नहीं चाहते हैं। आज के बच्चे बिलखुसूस बहुत ही शॉर्टकट से किसी तरह से तालीम हासिल करना चाह रहे हैं। तो अगर इस तरह का सेमिनार होता है, जैसे यहाँ जो सेमिनार हो रहा है, 2 रोज़ा कौमी सेमिनार है, इस पूरे सेमिनार में 30-32 मकाले पेश किए जाएंगे। 30-32 मकालों में बहुत मुमकिन है कि 2-4-5 मकाले जो हैं वो रिपीट हो, लेकिन हर बच्चों को मौका मिल रहा है कि अपने ख़यालात का इज़हार करें। और इससे क्या होगा कि एक ही जगह पे आप जो है सर तहरीक की बात करेंगे, कभी रुमानी तहरीक की बातें होंगी, कभी अंजुमन पंजाब की बातें होंगी, कभी तरक्की पसंद तहरीक की बातें होंगी, कभी जदीदियत की बातें होंगी, कभी माबाद जदीदियत की बातें होंगी। तो ये तमाम तहरीकात या रुझानात इनके अगर उस पर मुआवजे की बात आती है तो हम नहीं समझते कि किसी तहरीक को बड़ा कहें और किसी तहरीक को छोटा। हर तहरीक अहम होती है, हर तहरीक की अपनी कदर व कीमत होती है और तहरीक अपने अक़दार से, अपने खिदमात से और जो तब्दीलियाँ लाती है उसके हिसाब से जानी जाती है। खुतबा के बारे में एक बात और भी आपसे मौजूद के साथ ये कि मौजूद जो रखा गया कि उर्दू की तहरीकात इस लिहाज से भी रिलेवेंट है कि आप बंगाल में इस मौजू पर सेमिनार कर रहे हैं। बंगाल की सरजमीन तहरीकात के लिए मशहूर रही है। खुद जिस इलाके में बैठे हुए हैं वहाँ पर भी
बेलोर मठ का मामला है, रामाकृष्ण मिशन का मामला है, विवेकानंद की भी ये सरजमीन रही है, तो यहाँ से भी तहरीकात उठती रही है। आज तहरीकात की इस जमीन पर बैठ करके हम उर्दू की तहरीकात की बात कर रहे हैं। शुरू में हमारे MLA साहब संजय कुमार जी दिया राणा चटर्जी साहब और हमारे प्रिंसिपल साहब ने बड़ी अच्छी बात कही उर्दू और हिंदी के ताल्लुक से कि ये दोनों का रिश्ता भाई बहन का है, दोनों एक ही जुबान है। हमारे बहुत सारे अदीब उर्दू में भी लिखते रहे, हिंदी में भी लिखते रहे, तो हमको लगा ये कि ये जो यकजहती, जो लिसानी यकजहती की बात हो रही है, काश के ये सेमिनार लिसानी यकजहती पर होता तो ज़्यादा बेहतर। रियाज साहब ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया कि हम लोग जॉइंटली इश्तराक के साथ अगर यहाँ पर बंगला, हिंदी और उर्दू के शायरों को जमा करें और एक मुशायरा करें या कवि सम्मेलन करें तो ये ज़्यादा समरदार साबित होगा। इस लिहाज से कि हम बंगला में क्या चल रहा है या बंगला अदब का क्या रुझान है या हिंदी के कवि किस अंदाज की शायरी कर रहे हैं और उर्दू के जो शायर हैं वो किस अंदाज में सोचते हैं और किस अंदाज में अपनी बात को पेश करते हैं, तो एक दूसरे को समझने का और समझाने का मौका फराहम होगा। इस के दरमियान एक राब्ते को पैदा करने की कोशिश कर रही है। ये सेमिनार अगर नहीं होता तो शायद मैं समझता हूँ कि हिंदी और उर्दू का जो मामला हमारे सामने है, जिस तरह से आज हिंदुस्तान जूझ रहा है या हिंदुस्तान जिस तरह से नज़र आजमा हो रहा है, ज़रूरत इस बात की है कि हम इस तरह मिलकर बैठें ताकि हम इस फासले को मिटा सकें। मिटाना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक के सेमिनार का ताल्लुक है, हमारे वहाँ उर्दू अकेडमी का ताल्लुक है, जहाँ नसीम अहमद नसीम साहब भी हैं और अशरफ साहब भी हैं, जबड़े साहब भी हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मगरबी बंगाल उर्दू अकेडमी हिंदुस्तान की वाहिद अकेडमी है जो कॉलेज को फंडिंग करती है सेमिनार। और ये दूसरी बात हो रहा है 2019 में उर्दू अकेडमी ने फंडिंग किया था, 20 और 21 कोरोना की नज़र हो गया, फिर 22 ने सिलसिला शुरू किया। देखिए, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कोई दूसरी अकेडमी हिंदुस्तान में नज़र नहीं आती है जो बच्चों के लिए तलबा तालिबात के लिए मसबत सोच रखती हो। मैं कुछ बातें अकेडमी के हवाले से करना चाहूँगा कि चूँकि ये उर्दू अकेडमी के इश्तराक से सेमिनार हो रहा है कि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि उर्दू अकेडमी की मुशायरे तहरीकात करवाती उन लोगों के लिए कि आपको जानकर शायद मुसरत होगी कि सालाना 1 करोड़ रुपया स्कॉलरशिप बच्चों को देती है। 1 करोड़ रुपये जो है बुक ग्रांट के तौर पर अकेडमी देती है, तलबा तालिबात के लिए किताबें खरीदे। मीन्स उर्दू अकेडमी मगरबी बंगाल जो है टॉपर्स को, जो मजाक टॉपर्स होते हैं, हायर सेकेंडरी में टॉपर्स होते हैं, उन्हें लैपटॉप देती है। तो इस तरह से उर्दू अकेडमी के मुताबिक ये जो मनफी सोच जो लोग रखते हैं या जो लोग ये खबर पहुँचाए करते हैं कि अकेडमी का कोई काम नहीं है, सिर्फ जो सेमिनार और मुशायरे करना है, तो सिर्फ ये मामला नहीं बल्कि अकेडमी उर्दू ज़बान अदब को फ़रोग़ देने के लिए हर की बेनकाम कोशिश क्या करती है। अच्छा, तो ওটা নিয়ে বলবেন দাদা, আজকে মারা গেছে চাই আজকে এখানে যে লালবাগ কলেজের যে প্রোগ্রামটা হলো সেমিনার, ওটা নিয়ে একটু বলে দিন। हिंदी में बोलिए। तो ये गर्व की बात है कि लाल बाबा कॉलेज में आज इतना बढ़िया वो कॉन्फ्रेंस चल रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो बाहर से भी फैकल्टीज आए हैं और स्टूडेंट को मौका मिलेगा कि उनसे सुनने के लिए। तो ये उर्दू लैंग्वेज को आगे बढ़ाने के लिए जो वेस्ट बंगाल उर्दू अकेडमी ने जो प्रयास किया और उनका सर
सीट पे जो बैठे हैं माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री दोनों को मेरे तरफ से बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस कॉलेज का मैं गवर्निंग बॉडी का प्रेसिडेंट भी हूँ। मेरा बहुत खुशी है आज और बहुत मैं गर्वित हूँ। सर, कुछ लोग कहते हैं कि लोग कपड़े से पहचाने जाते हैं, आप जुबान के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? ना, ये हम नहीं मानते लोग कपड़े से, क्योंकि आप अगर ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम सुने हैं तो उन्होंने एक बार कहा था कि उनका वो कपड़ा देख के एक साहब का घर में उनको घुसने नहीं दिया गया था, तो वो फिर वहाँ जाके वो खाना कपड़े को खिला रहा था टू प्रोटेस्ट कि देखो कपड़ा कुछ नहीं, आदमी एकदम असली पहचान है और उसका भाषा ये लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन एक्चुअली, क्योंकि और उर्दू का जो हेरिटेज और हिस्ट्री है उनको आगे बढ़ाने का जो प्रयास हमारा राज्य सरकार ने कर रहा है वो प्रयास में हम लोग भी शामिल हैं। हम लोग चाहते हैं कि इतना स्टूडेंट जो है यहाँ का स्टूडेंट काफ़ी बढ़ चुके हैं लाल बाबा का, 3-4 स्टूडेंट 2011 में देखिएगा तो अभी 57 स्टूडेंट्स है उर्दू का, तो हम लोग चाहते हैं ये लोग ज़िंदगी में आगे बढ़े और उर्दू लैंग्वेज को आगे बढ़ाए और इन लोगों को हाथ पकड़ के हम लोग भी आगे बढ़े। थैंक सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यही है दुनिया में सच में, क्योंकि इतना शायरी शायद हिंदी में भी ढूंढने नहीं मिलेगा, लेकिन हम बोल रहे हैं ये कोई कभी डिबेट में बोलता है कि हाँ इट्स अ डाइंग लैंग्वेज, लेकिन हम कहते हैं ये डाइंग लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि तुम अगर देखोगे कि अगर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में भी उर्दू डायलॉग्स एंड उर्दू शायरी जैसे गुलजार साहब ने लिखा है बहुत पॉपुलर हुआ, बहुत मशहूर हुआ, हम लोग भी कभी वो बोलने का कोशिश करते हैं। तो ये जो वेस्टर्न ऑफ गवर्नमेंट तुम देख रहे हो WUA उर्दू एकेडमी हम लोग का, और उनके सीट्स में जो है माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरा मुख्यमंत्री ये मान के चलता है कि हाँ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, क्योंकि बंगाल में सब भाषाओं का सब धर्म का लोग हम लोग एक संग रहेंगे विद इक्वालिटी, सबका इम्पोर्टेंस एक ही रहेगा। और देखो ऐसे उर्दू एकेडमी से कितना फंडिंग करके आज ये प्रोग्राम हो रहा है। आई एम वेरी हैप्पी। मैं फिर से शुक्रगुजार हूँ आप लोगों से, वो रिवाज भाई साहब भी है, सब बोलेगा, तुम लोगों को सुनने को मिलेगा, लेकिन तुम लोगों को मेरा प्यारे स्टूडेंट जो है, मेरे बच्चों, तुम लोगों को सिर्फ मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि अभी हमें सुनने को मिल रहा था कि 3-4 स्टूडेंट से अभी 57 स्टूडेंट्स हो गया, तो तुम लोगों के लिए एक मेरा जोरदार एक ताली अब मानते हैं। और हम लोग बोल रहे हैं जो कोशिश कर रहा है राज्य सरकार उर्दू एकेडमी कि हाँ ये उर्दू लैंग्वेज को आगे बढ़ाने के लिए इसका जिम्मेदारी तुम लोगों का है, तुम लोगों को लेना पड़ेगा, और तुम लोग बहुत अच्छा करो और तुम आगे बढ़ो, उर्दू लैंग्वेज को भी आगे बढ़ाओ, और हम लोग तुम्हारा हाथ पकड़ के रखेंगे, हम लोग भी आगे बढ़ेंगे तुम लोगों के साथ। ये बोल के हम चाइना पर भी और नजरियात बहुत तेजी से बदल रहे थे, बदल के खिलाफ एक मुहिम छिड़ी हुई थी। ऐसे माहौल में वो एक तरक्की पसंद शायर होने के बावजूद उन्होंने खुद को कभी बदल से अलग नहीं किया, बल्कि उस तहत के मसाइल को बिला झिझक पेश कर दिया। और तुम मुझको मिला क्या मेरी मेहनत का सिला, चंद सिक्के हैं मेरे हाथ में छालों की तरह। मौजूद सुल्तानपुरी का तरक्की पसंद तहरीक से बड़ा गहरा रिश्ता रहा है, के बावजूद उन्होंने बदल को न सिर्फ अपने इजहार का जरिया बनाया, बल्कि अपने कौल और अमल से ये बात वाज़ेह करने की कोशिश की कि सिलसिले गज़ल हर तरह के तालीम किताब का बदल रही है। उनका एक मशहूर शेर जिसे ज़ेल में पेश किया जाता है, अंदाज़ बयान देखिए। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। कहती आदमी के यहाँ गज़लें बहुत कम हैं, मगर जो कुछ भी हैं वो उर्दू अदब के खजाने में एक इजाफे की हैसियत रखती हैं। उन्होंने एक ख़ास मिजाज को मजबूत रखते हुए अपने ख़यालात और जज्बात के आधार बड़े फनकाराना अंदाज में किया है। उनकी शायरी में तारीख़ी शऊर और फिक्री जहाद की कारफरमाई मिलती है। उनकी गज़लों में मायूसी और नामराती की जगह जुरात और एतमाद रजायत मिलती है। चंद अशार देखिए। ऐलान हक़ में ख़तरे दारो रतन तो है, ऐलान हक़ में ख़तरे दारो रतन तो है, लेकिन सवाल ये है कि दारो रतन के बाद। दूसरा शेर देखिए। जुर्म है तेरी गली से सर झुका कर लौटना, जुर्म है तेरी गली से सर झुका कर लौटना, कुफ्र है पथराव से घबराना तेरे शहर में।
المختصر ترقی پسند شعراء نے اختیارات، تشبیہات اور علامتوں کے اظہار میں روایت کے ساتھ اتحاد کا بھی سہارا دیا اور ترقی پسند تحریک کے سبب غزل میں نئے نئے تجربات کیے گئے۔ اس بات سے انکار ممکن نہیں کہ ترقی پسند ادبی تحریک نے غزل کو نیا لب و لہجہ، حوصلہ مندی اور مقابلے کی قوت عطا کی اور ان سب کے لیے وہ سیاسی واقعات، تاثرات، کیفیات اور احساسات ذمہ دار ہیں جن سے گزر کر غزل کو نیا آہنگ نہیں فکر اور نئی شناخت ملی۔ ترقی پسند ادبی تحریک نے غزل کو رمزیت کے ساتھ رجلیہ آہنگ سے روشناس کرایا، معنویت اور شہداری عطا کی۔ گرچہ ترقی پسند شعراء نے روایت شکلی کا درس دیا ہے مگر روایت کو پورے طور پر نظر انداز نہ کر سکے، بلکہ انہوں نے روایت کے ساتھ ساتھ غزل میں نئی فکر، نئی امیجری اور نیا انداز بھی پیدا کیا۔ یہ کب اب یوں ہو جائے، ایسے جانے کے بعد یوں ہوتا ہے، یہ ڈاؤنورڈ ہے۔ ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے سامنے، یہ بھی ہے کہ آخر اردو کا گراف یہ ڈاؤنورڈ کیوں ہے؟ قاری ہم سے کیوں روٹ گیا ہے؟ قاری کتابیں کیوں نہیں پڑھ رہا ہے؟ کیوں نہیں خرید رہا ہے؟ ہماری کتابیں ایسی کتب خانے میں یا پھر بک اسٹالس پر رکھی رہتی ہیں اور ان کو خریدنے والا کوئی نہیں۔ ارے خریدنے والے کو بات جانے دیجیے، اگر مفت میں بھی کتابیں ملتی ہیں تو اس کو پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ ایک بات کی طرف اور پرنسپل صاحب نے اشارہ کیا اور انہوں نے بار بار یہ کہا کہ کل آپ نے کہا تھا، دلت ادب ظاہر ہے کہ کل کا جو میرا کلیدی خطبہ تھا، کلیدی خطبہ میں یہ بات کہی تھی کہ یہ اتنا وسیع موضوع ہے کہ جس کا ایک سیمینار میں اس کو سمیٹنا آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ یہاں ایک تحریک کو سمجھنے میں عمر بیت جاتی ہے، پھر بھی ہم یہ دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ اس تحریک کو میں نے سمجھ لیا ہے۔ یہاں تو ایک تحریک کی بات نہیں بلکہ اردو کی ابتدا سے لے کر کے اب تک کی جتنی تحریکیں ہیں ان تمام تحریکوں پر بات کرنی، ان کو سمیٹنا، اس لیے مجبوراً مجھے اشارے کنائے میں اور اختصار کے ساتھ بات رکھنی تھی۔ لیکن ہم نے آخر میں ضرور اشارہ کیا تھا کہ اردو میں حاشیائی ادب کا ذکر تو ہوا لیکن یہ بحث آگے نہیں جا سکتی۔ جس پر جتنی بحثیں ہونی چاہیے تھی، مذاکرہ ہونا چاہیے تھا، کھل کر کے باتیں آنی چاہیے تھی، وہ نہیں ہو پائی۔ اسی طرح میں نے فیمینزم کی بات کی، ہماری نصف آبادی عورتوں کے اپنے مسائل ہیں، جنسی مسائل بھی ہیں، معاشی مسائل بھی ہیں، سیاسی مسائل بھی ہیں، روزگار کے مسائل بھی ہیں، جنڈر کے مسائل بھی ہیں، بہت سارے، یا پھر وہ پیٹریارکل مسائل بھی ہیں، یا پھر مذہب کے مسائل بھی ہیں۔ کئی ایک مسائل ہیں جس پر ومرش ہونا چاہیے، جس پر باتیں ہونی چاہیے۔ اردو میں اس طرح کے یہ 1936 عیسوی میں آل انڈیا ریڈیو کے قیام کے ساتھ عمل میں آئی۔ ابتدائی دور میں اردو کے جو بھی ڈرامے ریڈیو پر نشر کی جاتے تھے وہ زیادہ تر دوسری زبانوں کی ترجمہ ہوا کرتے تھے، لیکن جب آہستہ آہستہ اسے خدوخال ابھرنے لگے تو تھیٹر سے وابستہ ڈرامہ نگاروں نے بھی ریڈیائی ڈرامے کی طرف اپنی توجہ صرف اور ریڈیو ڈرامے لکھنے شروع کیے۔ فضل حق قریشی نے ممتا کے عنوان سے ایک ڈرامہ لکھا، ریڈیائی ڈرامہ لکھا جو عثمانوی کہانی پر مبنی تھا۔ اس کے علاوہ نرگس اور اقرار بھی ان کے مشہور ریڈیو ڈرامے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ترجمہ شدہ ڈراموں اور ان کے مترجمین کی ایک لمبی فہرست ہے جن میں سے چند کے نام درج ذیل ہے۔ فضل الرحمان انصار ناصری اور شاہد احمد دہلوی وغیرہ کے نام خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس کے بعد تو اردو میں ادبی، ریڈیائی اور اسٹیج ڈرامے کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور اردو کے متعدد ڈرامہ نگاروں کے ڈرامے نشر کیے جانے لگتے ہیں، جن میں امتیاز علی تاج، آغا ارشد کاشمیری، اشرف رحمانی، علی سردار جعفری، سما حبیب، صالح عابد حسین، محمد خالد آبدی وغیرہ جیسے نام ریڈیائی ڈراموں کی دنیا میں ایک خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔
उनमें से बात कबीर ने तो रेडियो को ही अपना जरिया मार्ग बना लिया और उन्होंने रेडियो के लिए ड्रामे भी लिखे जो वक्तन फौक्तन रेडियो पर नशर भी हुए। जैसा जितने भी जिक्र गए अफसाने निगारों के अलावा पाकिस्तान में इंतज़ार हुसैन, मुमताज़, मुफ्ती, गुलाम अब्बास, आगब वगैरह और हिंदुस्तान में अख्तर उर्नी, शकीला अख्तर, अनवर अजीम, रामलाल, काजी अब्दुल सत्तार वगैरह की यहाँ तरक्की पसंदी के असरात वाज़ेह हैं। इनके अलावा भी बहुत से अफसाने निगारों की यहाँ तरक्की पसंद के असरात दिखाई देते हैं, लेकिन इनके यहाँ तरक्की पसंद तहरीक के असरात देर पा नहीं है। बाज़ के यहाँ कुछ अफसानों में, बाज़ के यहाँ एक खास अफसाने में उनके असरात को तलाशा जा सकता है। इनमें से बाज़ ने जदीदियत के असरात को ज़्यादा कबूल किया। तरक्की पसंद तहरीक के बारे में अगर हम मुख्तसर कहना चाहेंगे तो कह सकते हैं कि आज़ादी के तकरीबन 7-8 वर्षों बाद यानी 1955 ईस्वी के आसपास तहरीक का जोर टूटने लगा। इसका सबब मकसदियत में शिद्दत और बेजा इश्तिहारियत की खारजी अवामिल के असर ज़ायल होने लगा और दाखिलियत का सफ़र शुरू हो गया और 1960 आते आते इस तहरीक की मकबूलियत पर जदीदियत ने कब्जा जमा लिया। ये कहना बेजा होगा कि 1960 ईस्वी में तरक्की पसंद तहरीक के ज़वाल और जदीदियत के उरूज का साल है। ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तरक्की पसंद तहरीक अपने अवामिल और असरात के साथ अब भी आज़िम सफ़र है। हाँ, उसका जोर ज़रूर कम हो गया है, लेकिन आज भी नई नस्ल में इसके अनासिर मौजूद हैं। ये साबित करता है कि कोई तहरीक कभी बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ करती। इसके मुस्बित रवैये हमेशा ज़िंदा रहते हैं। शुक्रिया।